ये देश की सुरक्षा की बात है, देश के संविधान की सुरक्षा की बात है। ये देश के खिलाफ बगावत का ऐलान है। आप कितने भी लोग आपको कितने भी वोट दे लें और अगर वोटों की गिनती सही से हो जाए तो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में और उनके सहयोगियों की कुल मिला के 40 सीटें पार नहीं होंगी। अगर चुनाव मशीनों के द्वारा होंगे तो आप चुनाव जीत नहीं पाओगे। झूठे वोटों से, फर्जी वोटों से चुनाव आप लोग हारोगे। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को पेपर बैलेट लाने के लिए और इन मशीनों का जहर कम करने के लिए काम करना चाहिए। वोट आपके गिने ही नहीं जाएंगे, आप कितने भी वोट ले लो। 20% वोट आपके खिलाफ पैदा कर लिए जाएंगे, तो आप कैसे जीतोगे, इस पे आप सबसे पहले ध्यान दो। देखिए, ये धमकी अखिलेश यादव जी हैं कौन, पहले हमें यह समझना पड़ेगा। रामजी लाल सुमन जी हैं कौन, ये समझना पड़ेगा। दोनों ही लोकसभा के या पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। अब पार्लियामेंट कोई बिल्डिंग का नाम नहीं होता है, पार्लियामेंट बनती है अपने मेंबर्स से। तो एक प्रकार से वो पार्लियामेंट को मारने की धमकी दे रहे हैं। जो पार्लियामेंट को मारने की धमकी दे वो कौन होता है? आतंकवादी, देशद्रोही। अभी आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर घुसे थे ना कुछ लोग। अभी ये कुछ नौजवान थे, वो एक बम जो है ना, जो गैस बम होता है, बम कहें या उसे गैस का एक उपकरण लेके उन्होंने कुछ गैस पार्लियामेंट के अंदर छोड़ी थी, तो वो अभी तक जेलों में है। ठीक है, अब जे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट की जान ही लेने की चेष्टा हो रही है, तो ये उससे कितना बड़ा अपराध है ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा, इस बात से ये बिल्कुल साफ हो जाता है। अखिलेश जी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी जो लीगल टीम है उसके जरिए से उनको ये मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। ये अखिलेश यादव जी की सुरक्षा की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा की बात है, देश के संविधान की सुरक्षा की बात है। ये देश के खिलाफ बगावत का ऐलान है जो भी सेना है उसने किया, हथियार लहराते हुए। और इसमें सरकार के अधिकारियों की, भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत है अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर। तो अखिलेश जी को ये बात समझनी चाहिए। और रामजी सुमन जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। जो कानून है SC/ST एक्ट और उसके रूल्स जो हैं वो ये तक कहते हैं कि तुरंत प्रभाव से एक FIR दर्ज होनी चाहिए और उसके बाद रामजी सुमन साहब को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। ये कानून कह रहा है, बाबा साहब का के संविधान के अंतर्गत बना हुआ कानून SC/ST एक्ट सेक्शन 15 A ध्यान से पढ़ लें। और उसके बाद रूल 3 पढ़ लें ध्यान से। उसमें साफ लिखा है कि अगर सेंसिटिव एरिया घोषित होता है सेक्शन 15 और 16 के अंदर, और रामजी लाल सुमन जी की सुरक्षा करने के लिए अगर इस बात की भी आवश्यकता पड़े कि सभी लोग जो प्रताड़ना कर रहे हैं उस जाति के, उस समुदाय के सभी लोगों को भी रामजी लाल सुमन जी के घर के आसपास से हटा के दूर भेजा जा सकता है। ये कानून है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। यूपी में माफिया राज खत्म हो गया, फिर ये कौन लोग हैं जो तलवार लहरा रहे हैं? नहीं, माफिया राज एक माफिया को छोड़ के बाकी सब माफिया राज, एक समुदाय के माफिया राज को प्रोटेक्शन है। वो योगी जी के ऊपर बार बार उस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं। अब उन्होंने, जैसे अडानी जी का आपको फिनोमेना समझना पड़ेगा, सारे देश के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स छीन के अडानी जी को देने हैं। जो उनको पावर का है, कोल का बिजनेस है, सब छीन के देने। उसी प्रकार से जो एक गुंडागर्दी का काम है वो भी सभी गुंडों से छीन के एक प्रकार के गुंडों को, एक समुदाय के गुंडों को या एक किस्म के गुंडों को, समुदाय के गुंडों को देने का काम योगी जी कर रहे हैं। ऐसे इल्ज़ाम उनके ऊपर एक नहीं बार बार लगते रहते हैं। करनी सेना आखिर है क्या जो बार बार धमकी दे रहे हैं, रामजी लाल सुमन के घर पे पहुंच जा रहे हैं, उनके घर पर हमला कर दे रहे हैं, या आखिर है कौन? इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कानूनी नजर से देखा जाए तो ये एक आतंकवादी संगठन है जिसके RSS और BJP के अंडर बने हुए बहुत सारे संगठन जो हैं वो आतंकवादी संगठन की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो कानून में प्रावधान है कि जो ये काम करेगा वो आतंकवादी संगठन होगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, एक लिस्ट है। उन सारे कामों को करने के लिए करनी सेना हो, चाहे आराम भाई तेंगुल हो, मेती लेपुन हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू सेने हो, ये सारे जितने भी संगठन हैं उनके जो जो कारनामे हैं, कार्रवाइयाँ हैं, वो आतंकवादी संगठन होने की जो डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, उसमें पूरी तरीके से फिट बैठते हैं।
हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ संगठन डिक्लेयर हो चुके हैं, उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है सरकारों द्वारा कि ये आतंकवादी संगठन है, कुछ बचे हुए हैं। तो आज नहीं तो कल इन सब संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित होना है। इसके अलावा आप किसी भी और नज़र से उनको नहीं देख सकते। और जो संस्कारी संस्थान में बैठे हुए अधिकारी हैं जो इनके खिलाफ आतंकवादी संगठन घोषित करने की कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो भी इस बड़ी साजिश का में शामिल है कि ऐसे आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया जाता। लेकिन ये जो तलवार लहराने वाले, अगर इनकी जगह पे मुसलमान होता तो क्या होता? नहीं, मुसलमान क्यों होता? हो ही नहीं सकता। आप क्या बात कर रहे हो? कोई भी SC ST मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध जैन OBC का व्यक्ति ये काम कर ही नहीं सकता ना। आप बात ही नहीं समझते। फिर उनके अंदर अगर उन जैसे लगने वाले कुछ लोग करते भी हैं ना तो वो मनुवादी होते हैं या RSS से संबंधित होते हैं। RSS ने तो इंद्रेश कुमार जी के सानिध्य से और उनके हेड लीडरशिप में एक बनाई है ना पूरी संगठन, उसके अंदर जो मुसलमान होंगे वो तलवार लहरा सकते हैं क्योंकि वो मनुवादी मानसिकता वाले। कार्रवाई के पर्सपेक्टिव से मैं हो ही नहीं सकता। जो काम हो नहीं सकता उसके बारे में मैं क्या बताऊं? कोई भी अम्बेडकरवादी संविधानवादी तलवार कभी लेके सड़क पे जा ही नहीं सकता। सीधी सीधी बात है, ये सीधी बात है, जो कि ये संविधान है। जाएगा वही जो मनुवादी मानसिकता का हो। ये बात सच है। इसके बारे में आप कम से कम मुझसे तो सवाल मत पूछा करो। यूपी में दो तरह की खबर है, एक तरफ तलवार लहराने वाले खुले घूम रहे हैं, दूसरी तरफ अगर मुसलमान वक्फ संशोधन बिल के कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, तो मनुवादी मानसिकता अम्बेडकरवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? क्या बात कर रहा हो? अपने लोगों के खिलाफ मनुवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके अपने हैं। अम्बेडकरवादियों के खिलाफ करेंगे। अब अम्बेडकरवादी जब आएंगे, भले ही वो कितना भी निष्पक्ष होकर करें, क्योंकि अम्बेडकरवाद तो निष्पक्ष होता है, फिर भी कुछ ना कुछ सहानुभूति तो रहेगी ना अम्बेडकरवादियों के प्रति उनकी। तो जब ये अम्बेडकरवादियों में ये थोड़ी बहुत सहानुभूति रखने की खराबी हो सकती है, तो मनुवादी तो पूरी तरीके से ही बायस्ड ही होते हैं ना अपने लोगों के प्रति और अपनी मानसिकता के प्रति, और उन्हीं के पक्ष में काम करते हैं। मगर ये बात मैं पूरी तरीके से साफ कर देना चाहता हूँ, कोई भी अम्बेडकरवादी SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध जैन कोई भी कभी भी हथियारों का प्रदर्शन, कोई भी गैरकानूनी काम कर ही नहीं सकता। ये रूल नहीं कर सकता और वो बाय रूल करेंगे ही, ये मेरा मानना है। अब इसको कोई नकारना चाहता है तो तथ्यात्मक रूप से हम कभी भी बहस करने को तैयार हैं। सर, योगी पुलिस एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि वही तो करवा रहे हैं। योगी पुलिस नहीं, योगी पुलिस योगी जी के कहने पे, क्योंकि वो सबसे ऊपर के शीर्ष एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं यूपी सरकार के, तो उनके राजनीतिक जो आदेश हैं उनको पालन करने के लिए भ्रष्ट अधिकारी ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो खुलेआम। जो योगी जी हैं वो तो जब मुख्यमंत्री थे भी नहीं तब भी हम सब लोगों ने उन्हें रोते हुए देखा है ना पार्लियामेंट के अंदर। अब अखिलेश यादव जी तो क्योंकि अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, वो तो रोते हुए कभी नजर आएंगे नहीं। लेकिन अगर इसी स्थिति में कोई मनुवादी होता है तो वो पार्लियामेंट के अंदर जाके भी रोता है। अखिलेश यादव साहब बहादुर आदमी हैं, लेकिन खतरा तो देखिए ना, देश के संविधान के ऊपर हमला तो उससे भी बड़ा है ना। मैं इस बात में जा ही नहीं रहा कि योगी जी उस दिन सच बोल रहे थे पार्लियामेंट में रोते रोते या झूठ बोल रहे थे। अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, योगी जी तो तब मुख्यमंत्री भी नहीं थे। अखिलेश जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अगर कोई इतनी सी भी बात कर दे, तो योगी जी अगर इतना सा भी संविधान के प्रति कोई विश्वास रखते तो सबसे पहले उस पूरे संगठन को ATS को लगा के उनको अरेस्ट नहीं कराते सबको। लेकिन नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो करवा तो खुद ही रहे हैं। ऐसा इल्ज़ाम जो लगता है उनके ऊपर वो और मजबूती पाता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन अखिलेश यादव जी को और उनकी पार्टी को भी, और जो इंडिया गठबंधन की दूसरे भी ब्लॉक की जितनी भी पार्टियां हैं, RSS और BJP के खिलाफ जितनी भी पार्टीज़ हैं, मैं एक और संदेश चलते चलते देना चाहता हूं जो मैं हर बार देता हूं। आप कितने भी लोग आपको कितने भी वोट दे लें, और अगर वोटों की गिनती सही से हो जाए तो BJP की उत्तर प्रदेश में और उनके सहयोगियों की कुल मिला के 40 सीटें पार नहीं होंगी। ये तथ्यात्मक रूप से सही बात है। तो रामजी लाल को माफी मांग लेना चाहिए क्या? एक मिनट, लेकिन अगर चुनाव मशीनों के द्वारा होंगे
तो आप चुनाव जीत नहीं पाओगे। झूठे वोटों से, फर्जी वोटों से चुनाव आप लोग हारोगे। इसलिए सबसे पहले आप लोगों को पेपर बैलेट लाने के लिए और इन मशीनों का जहर कम करने के लिए काम करना चाहिए। वोट आपके गिने ही नहीं जाएंगे, आप कितने भी वोट ले लो, 20% वोट आपके खिलाफ पैदा कर लिए जाएंगे। तो आप कैसे जीतोगे, इस पे आप सबसे पहले ध्यान दो। अब आप कुछ सवाल पूछते। तो रामजी लाल सुमन को माफी मांग लेना चाहिए क्या? अगर कोई गुनाह करे तो उसमें माफ़ी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति, पूरे दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो रामजी लाल सुमन साहब ने जो बात कही थी उसका कोई काट या उसको झूठा कोई ठहरा नहीं पाया। ऐसा बिल्कुल भी कोई उन्होंने गलत बात बोली नहीं है। कोई बोली है तो बता दें, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। अगर कोई गलत बात बोलेंगे तो उसको वो मानने में भी कोई उनको शर्म नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई गलत बात बोली नहीं है। राणा संघा को गद्दार बताने पे उसके बाद ये पूरा विरोध ये प्रदर्शन- गद्दार ना गद्दार बताने की फिर मैं वो बताता हूँ आपको एग्जांपल देके। हम लोग अम्बेडकरवादी जो हैं, मनुवादियों की नज़र में गद्दार हैं कि नहीं है? अम्बेडकरवादी की नज़र में मनुवादी गद्दार हैं। तो गद्दार तो रिलेटिव शब्द है। जो इस तरफ होता है वो दूसरी तरफ को गद्दार बोलता है, जो उस तरफ होता है वो दूसरी तरफ को गद्दार बोलता है। इसमें कौन सी गलत बात है बताओ आप? दो पक्ष थे ना, एक पक्ष ये था और एक पक्ष ये था। राणा सांगा के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय में अगर कोई सबसे बहादुर व्यक्ति था इस तरफ से, जो जिन्हें क्षत्रिय राजपूत कहा जाता है, उस दौर में सबसे बहादुर व्यक्ति वो थे। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये एक अलग बात है कि वो बाबर की फौज के सामने, जो कि संख्या में बहुत छोटी थी, हार गए। इससे उनकी बहादुरी और उनकी जो ताकत है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जंग जो होती है ना, उसमें कई बार बहादुर से बहादुर व्यक्ति भी हार जाता है, वो उसका पैमाना नहीं होता। लेकिन मनुवादियों को मैं फ्री में सलाह दे रहा हूँ, उनको कहना चाहिए, हमें कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप युद्ध जीते थे, अकबर और बाबर युद्ध हारे थे। उसके बाद राणा सांगा साहब जो है दिल्ली की सल्तनत पे राज किए थे और बाबर जो है खनवा के युद्ध में मारे गए थे। ये कह देना चाहिए। हम कब मना कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं हम? बाबर तो उसी दिन मर गया था, खनवा के युद्ध में मर चुके थे। कह देंगे, हमें क्या आपत्ति है? लेकिन उससे सत्य नहीं बदलेगा। सत्य वही रहेगा जो हुआ था। तो उससे बहादुरी का भी कोई पैमाना तय नहीं हो जाता है। बाबर ने, उसके बेटे हुमायूं ने, उसके बेटे अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने ये काम तो किया था कि भारत को सबसे ताकतवर देश बना दिया था। पूरे विश्व की संपदा जो थी उसका चौथा हिस्सा से भी ज़्यादा भारत के पास हो गया था, सबसे रईस देश बन गया था। लेकिन एक अपराध उन्होंने ऐसे किया था जो उनके सब कामों के ऊपर भारी था। वो था कि उन्होंने छुआछूत खत्म नहीं की। एक फरमान जारी करके वो छुआछूत खत्म कर सकते थे। एक फरमान जारी करके वो किसी भी धार्मिक स्थल में उस मजहब के मानने वालों की एंट्री पे जो बैन था वो बंद करा सकते थे। एक फरमान जारी करके वो जो 100% रिजर्वेशन थी उस समय में पढ़ाई लिखाई पे एक ब्राह्मण समाज के हाथ में, वो ख़त्म कर सकते थे। पानी पीना जो बैन था जो जिन्हें कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए, उसको ख़त्म कर सकते थे। ये इतना गंदा और घिनौना अपराध था, वो उनके सारे अच्छे कामों पे भारी पड़ता है। ये मेरा मानना है। अब ये तथ्यात्मक रूप से सही है, किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, लेकिन मनुवादियों को मेरी सलाह है, ना अकबर पैदा ही नहीं हुआ अकबर तो, क्योंकि बाबर तो खनवा में भी मारे गए थे। तो ये राज मुगलों का आया ही नहीं, ऐसा क्यों नहीं कहते? वो क्यों बेकार के चक्कर में पड़े हैं मुगलों को गाली देने के लिए? सीधा सीधा एक ही बात बोले ना, खनवा की लड़ाई में राणा सांगा साहब ने बाबर को मार दिया था और पूरी सेना को मार दिया था। खत्म कहानी, बात ही खत्म हो गई। आगे क्यों बात करनी है? और ताली बजाएं, खुश रहें, पार्टी करें, सब खुश रहें कि हमने बाबर को मार दिया। अखिलेश यादव चैलेंज एक्सेप्ट कर करके आगरा पहुंच गए पूरे कार्यकर्ताओं के साथ। नहीं, उनको कोई चैलेंज आवश्यकता ही नहीं है करने की। वो बड़े आदमी हैं, ये छोटे लोग हैं, इनके मुंह ही क्या लगना उन्हें? ये तो दुनिया को मालूम ही है ना। इनसे क्या सवाल जवाब ही करना है? वो संविधानवादी हैं, बहुजन समाज से आते हैं। बाकी लोगों की क्या हैसियत और औकात है जो उनके मुंह भी लगा जाए? रामजी सुमन ने तो इतिहास बताया, सिर्फ करनी से नहीं, क्यों पढ़ गई? मैं तो कह रहा हूँ ना, वो अपना इतिहास बता दें कि बाबर को तो राणा सांगा ने खनवा के युद्ध में मार दिया था। सीधी सी बात है ना, इसमें क्या परेशानी है? बाबर था ही नहीं, मर गया था। उसके बाद उसका कोई भी वंशज पैदा ही नहीं हुआ। अपना इतिहास बनाए, लिख लें, खुश रहें।
किसी को तकलीफ नहीं है ना, मैं तो अच्छा फार्मूला बताता हूँ हर आदमी को। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।